हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। जो दिसंबर 2023 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने चल रहे हैं सॉल्व यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने यूनिट 5 तक कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप उन वीडियोस को पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आप यूनिट 6 को पढ़िए। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस में चलना है, बिल्कुल इधर उधर भागना नहीं है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक है, ताकि आप सबके साथ साथ आपके अपने फ्रेंड्स का भी भला हो। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने चलेंगे आज यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे दिसंबर 2023 में देखे गए थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर आउटकम इन सीक्वेंस एज पर देयर सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस का एक क्या दिया हुआ है, सिक्वेंशियल स्टेप दिया हुआ है और इनको आप लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टक्समैन का स्टेज है। ठीक है ना, टक्समैन का स्टेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। टक्समैन ने टक्समैन स्टेजेस दिया था। ठीक है ना, टक्समैन ने टक्समैन स्टेजेस दिया था। कब दिया था सर, कब दिया था भाई? आप में से किसी को अगर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कब दिया था? ये 1965 में दिया था इन्होंने। ठीक है ना, क्या स्टेज दिया था याद होगा? ये बहुत आसान है। ठीक है ना, आप सब ने पढ़ा जरूर होगा। फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग, उसके बाद क्या था, नॉर्मिंग था। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद था सर परफॉर्मिंग। ठीक है, परफॉर्मिंग। और उसके बाद इस ये 1965 में 4 ही स्टेज दिए गए थे, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। लेकिन 1977 में जाके इसमें एक और स्टेज जुड़ गया, दैट इज क्या, एडजर्निंग। क्या, एडजर्निंग। तो इस हिसाब से अब इसमें क्या है, 5 स्टेजेस है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। ठीक है, तो यहां पे इसके बारे में हम लोगों को बोला गया कि सिक्वेंशियल स्टेप को अरेंज करना है। तो सिक्वेंशियल स्टेप क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले होगा एगर एंजियस गैदर डेटा अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स। ठीक है, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स एंड कीप द थिंग्स सिंपल। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो ए देखिए कौन से ऑप्शन में है सर, इन दोनों ऑप्शन में अपने को ए दिख रहा है लेकिन थर्ड फोर्थ में नहीं दिख रहा है, तो जल्दी से इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कन्फर्ट्स द डिफरेंसेस फील एंग्री, ये आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, तो कन्फर्ट्स द डिफरेंसेस फील एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, लॉट्स ऑफ कंपटीशन एंड हॉस्टिलिटीज। तो अपने पास आ जाएगा ए और डी। तो ए और डी मिल गया सर अपने को फर्स्ट ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए और डी। लेकिन क्या आप बच्चे ये भी चाहते कि कुछ और पॉइंट्स भी सर हम लोग चेकआउट करना चाहते हैं? बिल्कुल कर लीजिए। तो इसके बाद जब आप क्या कर लेंगे, फिर उसके बाद लेस डिससेटिस्फाइड एंड फीलिंग ऑफ बिलोंग। देखिए सबसे पहले हम लोग को एगर होगा, एंजियस होगा, चिंता होगी, फिर हम लोग डेटा को गैदर करेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को, फिर कन्फर्ट द डिफरेंसेस, फिर हम लोग डिफरेंसेस को पता लगाएंगे, तो फील एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, लॉट ऑफ कंपटीशन। ठीक है ना, इन सब के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इन सब के बारे में हम लोग चीज़ों को पता करेंगे कि कन्फर्ट द डिफरेंसेस क्या अंतर है, कहाँ पे हम एंग्री फील कर रहे हैं, क्यों हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, कहाँ लॉट्स ऑफ कंपटीशन है, किन किन चीज़ों में। ठीक है ना, इन सब के बारे में हमने पता कर लिया। जब चीज़ें हमें पता चल जाएंगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, लेस डिससेटिस्फाइड, और धीरे धीरे हमारे एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ए डी सी
उसके बाद जब आपको फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाएगा तो इंटरडिपेंडेंसी भाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगा आपस में, है ना, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ने लगेगा। और उसके बाद अपसेट एंड डिप्रेस्ड, हाँ जी ये हो जाएगा CEB। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, given below two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as the reason। यानी कि पूछा है ये सवाल assertion और reason का। तो क्या पूछा है assertion reason से? assertion देखिए क्या दिया हुआ है, person with high self esteem are less susceptible to influence, more confident of achieving। भाई सीधी सी बात है, जो अपने अंदर से जिसकी आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगी, सेल्फ स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोजीशन पे जो होंगे आप मैच लो के, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाईली आप मोटिवेटेड होंगे, आप बिल्कुल दूसरों के बातों में नहीं आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप दूसरों के झांसों में नहीं आएंगे, आप अपने में बिल्कुल मस्त रहने वाले इंसान होंगे। तो सर एजर्शन तो सही बोल दिया। रीजन क्या है? सेल्फ स्टीम मैनिफेस्ट इन सेवरल बिहेवियर, पर्सन विद द हाई सेल्फ स्टीम रिपोर्ट टू ए फ्यूअर नेगेटिव। भाई वही बात है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत तेजी होगी ना, उसके अंदर नेगेटिविटी सर बहुत कम रहेगा, है कि नहीं? तो यानी कि सर हमें तो लग रहा है इस हिसाब से कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है सेल्फ स्टीम को ही एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। सर ये आ गया देखिए मैच द कॉलम का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत आसान सा सवाल है मैच द कॉलम का। मैनेजमेंट थिंकर्स और उनके अप्रोचेस के बीच में है ये मैच द कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कर्ट लुईन जी का नाम आया। तो कर्ट लुईन ने, आप सबको पता है, इन्होंने दिया था अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रिफ्रीजिंग, ये अप्रोच इन्होंने दिया था। ए का 4, सर ए का 4 तो बस 2 ही में दिख रहा है, यानी कि या तो आपका आंसर सेकंड होगा या तो आपका आंसर थर्ड होगा। सर तो क्या फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए? बिल्कुल जी हाँ कर दीजिए। सर क्या फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। तो ए का हो जाएगा फोर्थ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेड ई फेडलर का। तो फ्रेड ई फेडलर, ये तो आप लोगों को पता है, फ्रेड ई फेडलर का क्या है? पोजीशन, पावर, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन। तो ये है फ्रेड ई फेडलर का। तो बी का हो जाएगा 1 सर, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में हमें ये नहीं दिखाना है कि हमें चारों आता है, और चारों आना चाहिए भी नहीं। आप मतलब कि अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारों अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि चारों आना ही चाहिए तभी हम आंसर को करेक्ट मार्क कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस पे गौर करिए, फिर आप अपने इस पे आ जाइए, यहाँ पे मैच द कॉलम पे। हेनरी फ्यूल का देखिए, हेनरी फ्यूल का कौन नहीं जानता? ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन। बताइए सी का 2। अब देखिए प्यारे बच्चों सी का 2 किसी चारों ऑप्शन में नहीं है, यानी कि बस ये हेनरी फ्यूल जी को भी अगर आप सही मतलब देख लिए, पता कर लिए तुरंत, तो भी आप लोग आंसर जो है सही मार्क कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आसान मैच द कॉलम आया था। हेनरी फ्यूल के बारे में बताइए, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? तो देख लीजिए एकदम आसान सा आया था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। Effective mentoring requires the trust and the level of the trust reflect the mentors। तो क्या ये बताने का कोशिश कर रहा है जो हमारा अगला सवाल है? ये अगला सवाल है इफेक्टिव मेंटरिंग से रिलेटेड। अच्छा, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है? सर मेंटरिंग का मतलब होता है एडवाइस दीजिए, ठीक है, जहां जरूरत है वहां अपनी आप बढ़िया तरीके से आप एडवाइस करिए। सर आप सबके साथ बैठ के सबकी बातों को सुनिए, सबके क्या प्रॉब्लम से क्या राय है उनको सुनिए, मतलब काउंसलिंग। सर आप जिसको जरूरत है उन्हें गाइड भी तो करिए, मतलब गाइडिंग एंड एम्प्लॉय टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कैरियर गोल। ठीक है, तो एडवाइस, काउंसलिंग, गाइडिंग एंड एम्प्लॉय टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कैरियर गोल, ये है हमारा इफेक्टिव मेंटरिंग रिक्वायर्स द ट्रस्ट एंड द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट द मेंटर्स। तो कैसे मेंटर्स को हम कर रहे हैं, हम अपने जो
जिनकी हमें मेंटरिंग करनी है, एम्प्लॉयज की मान लीजिए मेंटरिंग करनी है, तो हम जिनकी मेंटरिंग कर रहे हैं तो उनके तरफ से क्या होना चाहिए, उनके तरफ से कॉम्पिटेंस की भावना होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए उनमें, कम्युनिकेशन एबिलिटी उनकी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग एंड शेयरिंग दी रेडीनेस, वो कितना रेडी हो रहे हैं हमारे साथ चलने के लिए, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर आपकी मेंटरिंग इफेक्टिव है तो उनमें एक कॉम्पिटेंस की भावना आ जाएगी, कंसिस्टेंस की आ जाएगी भावना, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ वो आपके साथ चलने के लिए, साथ देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसे कहेंगे हम लोग इफेक्टिव मेंटरिंग। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। ये देखिए क्या पूछा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following consist of the physical working condition, work schedule, incentive and the number of people with whom the employee would normally interact। पूछा है इनमें से कौन सा वो एक टर्म है जिसमें फिजिकल वर्किंग कंडीशन के बारे में बताया जाता है, वर्क के शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, इंसेंटिव्स के बारे में बताया जाता है और कितने लोग मिलके काम को करेंगे एक नॉर्मल कंडीशन में, उसके बारे में बताया जाता है। सर कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड लग रहा है, सर ये जॉब कॉन्टेक्स्ट है, जॉब कॉन्टेक्स्ट है। तो ये तो बहुत आसान है। जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। जॉब कॉन्टेक्स्ट क्या बताएगा, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा जैसे कि फिजिकल वर्किंग कंडीशन क्या है, हेजार्डियस वर्क है कि कैसा वर्क है, रिस्क कितना है काम में, कि जिस काम को आप करने के लिए जा रहे हो, जिस जॉब को आप करने के लिए जा रहे हो उसमें रिस्क कितना है, ठीक है ना। और सभी और क्या, और कोई फैक्टर इन्वॉल्व है रिस्क फैक्टर के साथ, साथ ही साथ जॉब शेड्यूल क्या होगा, जॉब शेड्यूल क्या है, उसके बाद जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन के बारे में बताएगा। और क्या बता देगा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल बैकग्राउंड, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसका बैकग्राउंड भैया कैसा है, और जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो आसपास के लोग कैसे हैं, सोशल बैकग्राउंड, दिस ऑल आर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जॉब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अपने को बताना है कि सर क्या पूछा है, देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है बच्चों, तो जॉब प्रोफाइल में बताएगा क्या जॉब है, कैसा जॉब है, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें, जॉब कंटेंट कि जो जॉब है उसमें करना क्या क्या है हमें, जॉब स्पेसिफिकेशन मींस कोई स्पेसिफिक नॉलेज उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कि होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग पढ़ेंगे पहले इसको, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शंस आर फॉलोड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू चेंज। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में ना तरह तरह के लोग भाई काम करते हैं, अब तरह तरह के लोग जब काम करते हैं तो उसमें आप कुछ भी बदलाव करना चाहेंगे तो बड़ी आसान नहीं होती है। अलग अलग लोगों का जो मेंटल थॉट्स है, साइकोलॉजी है, वो अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से कैसे एक मैनेजर अपना मैनेजरियल एक्शन के सहारे मदद से कैसे इस रेजिस्टेंस टू चेंज को, मतलब वो बदलाव को रोकते हैं जो लोग, तो कैसे उस चीज को हम कम कर सके, ठीक है ना। तो किन किन चीजों को हमें करना चाहिए जिससे ये रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो प्यारे बच्चों वो कम से कम हो जाए। सर क्या करें, हम उन सबके साथ बात विवाद कर ले, थोड़ा वार्तालाप कर ले, क्या सबको बुला के बात कर लिया जाए, बिल्कुल। अलाउ पार्टिसिपेशन टू दोज हु अपोज चेंज, भाई सबको बुलाओ, जो जो चाहता है कि भैया बदलाव ना हो उन सबको बुलाया जाए, चाय पानी नाश्ता करवाया जाए और पूछेंगे कि क्या आपकी तकलीफ है, आइए हम आपकी तकलीफ को दूर करें पहले, फिर हम बदलाव को लाएंगे। उसके बाद नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेजिस्टेंस कम फ्रॉम ए पावरफुल सोर्सेस, बिल्कुल सही। हम एक आपसी सहमति कर ले, क्या तुम का क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूं, एक बीच का रास्ता भी निकाल लिया जाए क्या, बिल्कुल। उसके बाद कोर्शन कैन बी यूज्ड टू गेट सपोर्ट इजीली। भाई अगर कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कुछ लोग मतलब कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब कि वो उनके जहन में ही वो बैठ जाता है कि वो बदलाव चाहते ही नहीं है, मतलब उनको कोई फैक्ट से नहीं मतलब है, वो पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है। भाई ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल से काम कर रहे हैं फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए नहीं सोच पाते, तो उस फॉर टाइम बिंग के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उन पर दबाव डालना पड़ेगा कि भैया देखो दबाव समझ जाओ,
नहीं तो गलती फिर तुम ही लोग भुगतना। कल के दिन अगर मेरा संस्था बंद हुआ तो तुम लोग की भी नौकरी जाएगी। इस हिसाब से बी इट सी एंड ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हनीवेल इज मूव फ्रॉम ए हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर to a much flatter and a team based structure is a good description of which one of the following: centralization, decentralization, span of control, work specification। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। उम्मीद हम सब बच्चों से करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करते रहिए। क्या बोला है? हनीवेल इनकॉर्पोरेशन जो है वो मूव कर रहा है हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू ए मच फ्लैटर एंड ए टीम बेस्ड। अच्छा देखिए, जब मैनेजरियल स्ट्रक्चर हमारा फ्लैटर होता है ना, फ्लैटर होता है मतलब सभी के बीच में काम बटा हुआ होता है। तो फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ हमको देखने को मिलेगा? जब वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेपर जहाँ होगा, जहाँ आपका मैनेजरियल स्ट्रक्चर स्टेपर होगा, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात की जाएगी, और जहां फ्लैटर होगा वहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर डज नॉट कैरेक्टराइज द कलेक्टिविज्म। पूछ रहा है इनमें से कौन सा बिलीव और बिहेवियर ऐसा है जो कलेक्टिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिलेशंस आर मॉरल एंड नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, relations take precedence over task, individual opinions are independent of collective opinion, maintaining the harmony is highly valued। तो बताइए, आप ही लोग बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो कलेक्टिविज्म मींस जहां पे मिलजुल के साथ मिलके, ठीक है ना, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो वहां पे इंडिविजुअल ओपिनियन आर इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन नहीं, वहां पे फिर इंडिविजुअल के ओपिनियन इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे कि हम एक अकेले इंसान हम जो बोल देंगे वही होगा। नहीं भाई, आप 4 लोगों के बीच में काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप 4 लोगों के बीच में साथ में काम कर रहे हो, तो सबके साथ मिलके हमें जो डिसीजन लेना होगा, सबके साथ सबके हित में लेके चलना होगा। हम अकेले कुछ बोल देंगे और वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वही फॉलो हो, तो ये कलेक्टिविज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो पाया। इसीलिए जो यहाँ पे जो एक कैरेक्टरिस्टिक जिस कलेक्टिविज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो यही है कि इंडिविजुअल ओपिनियन यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए, Which of the following are considered while avoiding conflict? भाई कॉन्फ्लिक्ट अपने को करना है अवॉइड, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है आपको अगर, तो क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट, भाई झगड़ा वाद विवाद हमें अवॉइड करना है, तो हमें सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा ये जो 2 लोग मिलकर झगड़ रहे हैं, इनको किसी तरह समझाना होगा, शांत करना होगा, ठीक है ना, प्रयास करना होगा कि आपस में ये लोग झगड़े ना, ठीक है ना, लड़ाई ना करे। कोई बात हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आपस में मिलकर हम लोग सुलझा लेंगे। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरपर्सनल रिलेशन में आपसी मतभेद जो हो रहा है उसको हमें कहीं ना कहीं हटाना, रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ऑल कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट बैड एंड वी कैन बी टेकन पॉजिटिवली। कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे सामने वाले को क्या नहीं देना है, उधार में सामान नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा उधार में सामान ले जा चुका है, अब अगर ले जाएगा तो अब कंपनी का पैसा भैया डुबा देगा, तो हम इसके खिलाफ है, भाई, तो हम तो नहीं दे पाएंगे सामान इसको, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के हित के लिए है, तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि सारे कॉन्फ्लिक्ट को आप नेगेटिव मत लीजिए, कुछ पॉजिटिव के चीज़ों के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा अवॉइड करना है यहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है ना, हम ये नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, हमको तो पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ही अवॉइड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। कॉन्फ्लिक्ट केवल किस चीज़ पे होना चाहिए
कि काम कैसे पूरा किया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए कैसे, ठीक है ना। तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो चलो ठीक है कि उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो और उस पर सब लोग बेहतर से बेहतर चीज़ों को करने के लिए एकदम बात करते रहे, ठीक है ना। वो वहाँ पे वो बात विवाद अपनी जगह पे सही है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट डन, इस पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भी चलेगा, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट कैसे काम को पूरा करना है, अगर ये चीज़ हो रहा है तो इस चीज़ को भी हम लोग अगर डिस्कस कर ले, बात कर ले, आपसी सहमति सब लोग बना ले तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट वो अवॉइड हो जाएगा और सब लोग एक मेथड को अपना लेंगे जिससे कि काम को हम लोग पूरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई ओनली, ए सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके बिजनेस मैनेजमेंट का। द सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर characterized by the sequential stage of moral development in business organization are characterized by, तो किस चीज से इसका कैरेक्टराइज करेंगे हम लोग, देखिए प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 6 स्टेज दिया था मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, किसने, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 6 स्टेज दिया था मॉरल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो उसी से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या 6 स्टेज है, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने का जगह जो है प्यारे बच्चों वो कम है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। स्टेज 2 होता है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। स्टेज 3 कि हम लोग जहां बात करते हैं वहां हम लोग अपनी बात करते हैं, ठीक है ना, डू इट फॉर मी, ठीक है ना, इसकी अपनी बात करते हैं। स्टेज 4 में हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात की जाती है और लास्ट और अंतिम स्टेज जो है आपका वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात की जाती है, किसकी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की। तो ये लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा ये दिया गया था मॉरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज से भरपूर मदद मिल रहा है अपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल भी लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट्स हो, एमसीक्यूज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, आपको अपने इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।